Hello students, I welcome you all to my channel again. Economics is interesting. Today we are going to see another topic from unit number 1, Board of Intermediate Education, class 12 economics, that is characteristics of developed economy. So let's get started. So let's get started with today's topic, that is characteristics of developed economies. Before starting today's explanation, I would request all the students and my viewers to please go back and refer the video which I have separately made it in explaining the meaning of developed and developing economies. So without wasting much time, let us start with the today's topic, that is characteristics of developed economies. Now when you see the developed economies here, and when you see the contribution of developed economies, and when you compare that with India, you find that developed economies generate most of their national income either from industrial sector or from service sector. And that is how we can see these two are the points which we are studying today in the characteristics of developed economies. That is higher contribution of national income to national income by industrial sector and higher contribution to national income by service sector. So let us understand what do you mean by this and how it actually goes on. जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखोगे तो ये प्राप्त होगा आपको कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में, चाहे आप अमेरिका की बात ले लो, चाहे आप रशिया का एग्जाम्पल ले लो या फिर जर्मनी का एग्जाम्पल ले लो, एनी कंट्री जिस किसी का भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हों, उसमें से अगर आप कोई भी एक कंट्री का एग्जाम्पल लेकर स्टडी करोगे तो आपको ये साफ साफ तरीके से नज़र आएगा कि इनका फोकस, यानी कि इनकी जो नेशनल इनकम होती है, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में GNI भी बोल सकेंगे, जिसको बोलेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम, इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो इनकम आएगी नेशनल इनकम, दैट विल बी या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आएगी या तो सर्विस सेक्टर से आएगी। अब अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपकी कंट्री में नेशनल इनकम जमा पा रहे हो तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जो सबसे मेन एडवांटेज, जो दो एडवांटेज एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में लगेंगे और दिखाई देंगे, वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो जो भी अमाउंट नेशनल इनकम में जाएगा वो मैक्सिमम रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप कलेक्ट कर पाओगे नेशनल इनकम में या सरकार के खाते में बोल सकेंगे आप, जहाँ से वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। और दूसरा, ये जो आपका नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन है वो तो गवर्नमेंट को बेनिफिट देगा ही देगा। इंडस्ट्रीज़ अच्छे काम करने पर जब इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कुछ टैक्स का पेमेंट जाएगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, ये जो लोग बेरोज़गार हैं, द वंस हु आर नॉट हैविंग अ जॉब, उनके लिए भी जॉब का एक सीधा सीधा रास्ता भी डिसाइड कर देगा। दैट मीन्स जो पहले रोज़गार के लिए परेशान होते थे वैसे लोगों को रोज़गार के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। मैं तो कहता हूँ कि परेशान कोई नहीं रहता डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, बिकॉज ऑल आर एम्प्लॉयड देयर। और वो एम्प्लॉयड क्यों रहते हैं, उनको सबके पास नौकरी क्यों रहती है? बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे हैव द नॉलेज, वो पढ़े लिखे होते हैं और चीज़ों को समझने की उनकी जो सलाहियत होती है दैट विल बी मोर कंपेयर्ड टू एनी अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो यहाँ पर कोई भी लोग ज़्यादा परसेंटेज में आपको बेरोज़गार नहीं दिखेंगे इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। आगे देखेंगे, इफ़ वी व्यू
the sectoral contribution to national income, the developed countries receive the major portion of their national income from the non-agriculture sectors, that is industrial and tertiary sector. तो देखा ये गया कि अगर आप इनका परसेंटेज देखोगे कि कौन से सेक्टर से ज़्यादा नेशनल इनकम कंट्री के अंदर जमा हो रही है, तो आप हमेशा यही पाओगे कि जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर जो दूसरे सेक्टर हैं, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो दोनों से ये कंट्रीज़ के पास ज़्यादा नेशनल इनकम जमा होगी. So that is our first point. It is having higher contribution of industrial sector. Now let us come to the next point, that is higher contribution of service sector. तो यहाँ पे क्या देखा गया कि all the higher developed economies have 3/4 of their national income coming from the service sector. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 3/4 जितनी भी नेशनल इनकम आएगी वो सर्विस सेक्टर के बेसिस से आएगी. सर्विस सेक्टर मतलब ऐसे सेक्टर जिसमें ना इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड होंगे ना एग्रीकल्चर इंक्लूड होगा. ये दोनों सेक्टर्स को छोड़ते हुए अगर आप दूसरे चीज़ों को देखना शुरू करें, जैसा कि हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, ये पूरे चीज़ें हम बहुत सारी लिस्ट रहेगी, लिस्ट बहुत लंबी है सर्विस सेक्टर की. मैंने आपको कुछ सर्विस सेक्टर के एरियाज़ के एग्जांपल्स दिए हैं. तो ये सर्विस सेक्टर का परसेंटेज डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में 3/4 ही रहता है, 3/4. लेट अस सी, in United States of America, the biggest contributor to GDP is the service sector. As per the 2018 analysis, service sector contributes 68% to the service sector in the year 2018. अगर आप नेशनल इनकम अमेरिका के अंदर कितनी आती है और कौन से सेक्टर से आती है वो बात करोगे तो 100% में से 68%, ठीक है, 68% जो परसेंटेज आपको इनकम आएगी, दैट इनकम विल बी जनरेटेड आउट ऑफ द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर से ही वो इनकम ये लोग नेशनल इनकम पे जमा कर पाते हैं. सो दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन डेवलप्ड इकोनॉमीज़. अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. जैसा कि ये कंट्रीज़ में कभी भी कोई पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी आपको. लोग अच्छे पढ़े हुए रहते हैं, लोगों के पास एजुकेशन होती है तो जॉब भी आसानी से मिल पाती है और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है. तो यहाँ पर सेविंग्स का जो क्राइटेरिया है ये लोग अच्छी तरीके से सेव कर पाते हैं. सो दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ सेविंग. और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तब भी वो लोग आगे बढ़कर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार दिखते हैं आपको. सो well developed capital markets, high level of savings, broader business prospects as well as innovative entrepreneurship have led to the high growth of capital formation. तो इनका कैपिटल फॉर्मेशन किस वजह से बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो ये है कि इनके पास जो कैपिटल मार्केट होती है, मैं आपको बता दूं कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसको आप फाइनेंशियल मार्केट बोलेंगे, जो अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, अगर कोई कंपनी को ज़्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए, ज़्यादा वक्त चाहिए, अगर किसी को लोन चुकाने के लिए और अमाउंट भी बड़ा चाहिए तो दे कैन कम टू दी कैपिटल मार्केट. वो लोग कैपिटल मार्केट से आकर अपने लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड होती है. और दूसरा यहाँ पे इनके पास सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी में. नेक्स्ट, ब्रॉडर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स. यहाँ पर लोगों के पास स्किल्स और नॉलेज ज़्यादा रहने की वजह से ये लोग अलग अलग बिजनेस भी बहुत आसानी से खोलते हैं और अलग अलग तरीके से करने के वेज भी निकालते हैं जो इनको देखकर बाकी के जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करने लगती हैं. एंड एज वेल एज इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी का काम करने का जो तरीका होता है वो हमेशा इनोवेटिव तरीके से होता है. इनोवेटिव मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आए दिन नए तरीके निकालते रहते हैं ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए. तो ये लोग
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम करेंगे ये लोग हमेशा अपने आप को एक हाई लेवल पे अपने स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, और ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी डेवलपिंग इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा पाई जाएगी। यूनाइटेड स्टेट्स हैव 20.74% of gross fixed capital formation as per 2018 एनालिसिस। अगर आप यूएसए की बात करोगे तो 2018 के एनालिसिस के हिसाब से इनका कैपिटल फॉर्मेशन था 20.74%। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जब आप डेवलप्ड इकोनॉमी के कोई भी कंट्री का एक एग्जांपल ले लोगे, जैसा कि अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, तो आप देखोगे कि वहाँ पर नए नए तरीके से कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो लोग कोशिश करते हुए दिखेंगे आपको। कोशिश नहीं, वो तरीका ही वही अपनाएंगे जिससे टाइम की कम खपत हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बना सकें। तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स यानी कि नए नए तरीक़ों से वो लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाने की जो क्षमता होती है उस तरीके से वो लोग बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कामयाब भी होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, उनके पास कैपिटल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, लोगों के पास इनकम का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है और पैसे भी उनके पास ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम भी हमने देखा है कि हाई होती है, इसीलिए तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप यही चीज़ इंडिया के साथ तुलना करें तो जो मैन्युफैक्चरर्स है, जिसको हम उत्पादक कहेंगे, वो लोग यहाँ पर मोस्टली बहुत कम ऐसे जगह है इंडिया में जहाँ पर अपने को मशीन्स के सहायता से कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कंपनी के तौर पर। लेकिन अमेरिका में और जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पर मोस्टली कंपनी में काम करने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ों को बनाया जाता है, चाहे वो खाने पीने के रहने दो या शो पीस के तौर पर रहने दो, कुछ भी, तो वहाँ पर जो भी बनाया जाता है वो मशीन की ज़रूरत से, और इतने ही लोग वहाँ पर आपको दिखेंगे जितना मशीन चलाने में वो लोग सक्षम हैं। सभी लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बजाय मशीन से काम ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ बना सके। तो यहाँ पर मशीन का यूज़ ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्निक्स। नए नए चीज़ों को ये लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना सके, और इनकी जो बनाई हुई चीज़ों की मार्केट है वो दूर दूर तक, हर दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। ये इनका उद्देश्य होता है, और इसीलिए ये देश डेवलप कंट्रीज़ में गिने जाते हैं। इनके पास कोई भी बेरोज़गारी की समस्या नहीं होती, और इनके पास ज़्यादा गरीब आपको देखने में नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर आबादी अगर आप देखोगे तो आबादी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जनसंख्या जिसको हम बोलेंगे, जनसंख्या ये कंट्रीज़ की, ये देशों की बहुत कम रहेगी अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो पैदा होने का जो रेट है, जो प्रतिशत है जिसमें लोग पैदा होते हैं, जितने प्रतिशत, वो भी बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो लोग मरते हैं, मरने का जो प्रतिशत होता है जिसको हम डेथ रेट कहते हैं, वो भी यहाँ पर कम होता है। क्योंकि मरने का रेट कम इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी कि जो हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं आपको दी जाती हैं वो बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर होती हैं, और यहाँ पर कोई भी, किसी को भी कोई तरीके की परेशानी नहीं होती। अगर आप कहीं पर भी
ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आपके बचने के 100% चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक्स होती हैं ये इस तरीके के होती हैं कि डॉक्टर अपनी जी जान लगाकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों के डॉक्टर जी जान लगाकर काम नहीं करते और दूसरी जगह 100% भरोसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जितनी इनकी कोशिश होती है इसमें ये लगता है कि ये लोग हम उनकी तरफ से 100% दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास मशीन की भी जो सुविधा होती है जो हमको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हमको ट्रीटमेंट करने के लिए जो चाहिए वो दे पाती है। और दूसरा यहाँ पे लो बर्थ रेट इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं और उनको पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रखने और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबीज़ रखने के क्या डिसएडवांटेजेस है, उसके क्या नुकसानात हैं, ये उनको बहुत भली भांति मालूम होता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी फैमिली के साइज़ को छोटा रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छी फैसिलिटी, अच्छे से अच्छी सुविधाएं खुद के लिए भी ले सकें और अपने घर के लोगों के लिए और अपने बच्चों के लिए भी पूरी सुख सुविधाओं को उनको पहुंचा सकें। फिर आगे बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स में कि यहाँ पर है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि यहाँ पे जो रहने का स्तर होता है लोगों का, क्योंकि इनके पास कमाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होने की वजह से इनको जो आमदनी या फिर इनको जो सैलरी मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए इनका स्तर बहुत ऊंचा होता है पैसों के मामले में। मतलब ये लोग कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाओगे तो वहाँ पर पीछे नहीं आएंगे, कोई भी चीज़ महंगी भी रही तो वो लोग खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता है खरीदने की। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है हाई पर कैपिटा इनकम। मतलब यहाँ पर जो एक आदमी की अगर आप इनकम ले लोगे कि वो एक महीने में कितना कमा पाता है, उसके बारे में अगर आप देखोगे एवरेज तौर पर, तो उसकी स्टडी को, उसकी पढ़ाई करने को हम बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर एक आदमी कितना कमाता है अगर आप देखें तो वो इतना कमा पाता है कि वो अपनी पूरी ज़रूरतों को बिना कोई मुसीबत के, बिना कोई तकलीफ़ के, बिना कोई परेशानी के अच्छी तरह से पूरी कर पाता है। वो ख़ुद की ज़रूरतें भी पूरी कर पाता है और घर में जो उसके लोग उसके ऊपर जो निर्भर होते हैं उनकी भी ज़रूरत पूरी तरीके से पूरी कर पाता है। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और अच्छी तरीके से अच्छी सैलरी देने वाली जॉब वो हासिल कर पाते हैं। इसीलिए उनकी एक महीने की कमाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आराम से पूरे जो भी उनके ज़रूरतें होती हैं उन तमाम चीज़ों को वो पूरे चीज़ों को वो पूरे कर सकते हैं। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आगे है नैरो इनकम इनइक्वालिटीज़। यहाँ नैरो इनकम इनइक्वालिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पे जो इनकम का, यानी कि जो पैसे आएंगे सैलरी, वो हर जगह कंपनीज़ में कभी इनइक्वालिटी नहीं दिखेगी आपको। मतलब अ, इसको कम पेमेंट हो गई, उसको कम पेमेंट हो गई। एक एक जगह पर काम करोगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे, दूसरी जगह पर काम करो तो आपको पैसे कम मिलेंगे, या इधर ज़्यादा मिलेंगे उधर कम मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक स्टैंडर्ड रेट मिलेगा जहाँ पर जब आप काम करोगे तो आपको इक्वालिटी मिलेगी। आपके साथ कोई भी बेईमानी नहीं, ना ही नाइंसाफ़ी होगी। और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम के भी पैसे आपको बराबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ इक्वालिटी में मिलेगी आपको। बहुत कम ऐसे कंपनीज़ होंगे, कम ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पेमेंट या आपकी सैलरी इक्वल तरीके से ना मिल पाए, ना के बराबर कहूँगा मैं। फिर आगे देखेंगे आप, लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ही कम परसेंटेज में दिखेगी आपको। यहाँ पर लोग बेरोज़गार नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो यहाँ पर इनको नौकरी करने की जो भी ज़रूरत होती है या नौकरी की ज़रूरत होती है वो आसानी से इनकी पूरी हो जाती है। फिर आगे है लो लेवल ऑफ पावर्टी। जब लोग
बेरोज़गार नहीं हैं, वो रोज़गार से लगे हुए हैं, तो ये तो बात 100% आप कह सकते हैं कि इनके पास कभी भी गरीबी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मिलेंगे आपको गरीब, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखेंगे। यहाँ पर 1-2 अगर मिल गए तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोग काम ज़्यादा करते हैं, महीने में अच्छी तनख्वाह उठाते हैं, तनख्वाह प्राप्त करते हैं, सैलरी, और जिसकी वजह से यहाँ पर इनके जो पावर्टी के लेवल्स होते हैं, जो गरीबी के लेवल्स होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो ये रहे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो विद दिस consideration that you have understood everything clearly, let us meet in the next video with yet another topic from unit number 1, Telangana Board of Intermediate syllabus. Thank you once again, students. Thank you one and all.